हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेप्लिका वर्ल्ड। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है ग्लाइकोलिसिस और सिट्रिक एसिड साइकिल में। तो बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है और वो एनर्जी स्टोर होती है NADH और FADH2 की फॉर्म में। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में NADH और FADH2 का ऑक्सीडेशन होता है तो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं और वो ट्रांसफर होते हैं कॉम्प्लेक्सेस के थ्रू O2 तक, यानी ऑक्सीजन तक। फिर ऑक्सीजन रिड्यूस हो जाती है और बन जाता है वाटर मॉलिक्यूल। तो ये जो इतनी सारी फ्री एनर्जी होती है, इसमें से कुछ एनर्जी यूज़ होती है ATP के फॉर्मेशन में। अब वो कैसे यूज़ होती है ये हम आगे देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में, जो है इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटोन ग्रेडियंट। अब जैसे कि मैंने आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं कॉम्प्लेक्सेस के थ्रू, तब प्रोटॉन की भी पंपिंग हो रही होती है अक्रॉस द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। यानी कि प्रोटॉन पंप हो रहे होते हैं मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस का मतलब है आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो खाली स्पेस है उसको बोला गया है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो मैट्रिक्स से प्रोटॉन जाएंगे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। इस वजह से क्या होगा, जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है वहाँ का पीएच कम हो जाएगा और जो मैट्रिक्स है वहाँ का पीएच ज़्यादा हो जाएगा। तो एक पीएच ग्रेडियंट बन जाएगा अक्रॉस द इनर मेम्ब्रेन, और साथ ही साथ में एक पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बन जाएगा अक्रॉस द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। यानी कि पीएच ग्रेडियंट एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट अक्रॉस इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटोन ग्रेडियंट। अब ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटोन ग्रेडियंट है, की वजह से एक फोर्स आएगी जिसका नाम होगा प्रोटोन मोटिव फोर्स। यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटोन ग्रेडियंट से एक फोर्स जनरेट होगी जिसका नाम होगा प्रोटोन मोटिव फोर्स या PMF। ATP कैसे बनता है ये पीटर मिशेल ने 1961 में ही बता दिया था। उन्होंने एक मैकेनिज्म प्रपोज किया था, एक हाइपोथेसिस दी थी कि पॉसिबली ATP कैसे सिंथेसाइज होता है। उनके मॉडल में उन्होंने ये बोला था कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं तो साथ साथ में प्रोटॉन की पंपिंग भी हो रही होती है अक्रॉस दी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। फिर उन्होंने कहा कि इस वजह से एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटोन ग्रेडियंट बन जाता है और उसी तरीके से एक पीएच ग्रेडियंट भी बन जाता है। पीएच जो है उसका ग्रेडियंट बन जाएगा और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में पीएच कम होगा और मैट्रिक्स में ज़्यादा होगा। तो इससे सेल जो है वो डिसबैलेंस हो जाएगा। तो सेल क्या करेगा, उसे बैलेंस करने की कोशिश करेगा, जिस वजह से जो प्रोटॉन मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में गए थे वो फ्लो बैक करना शुरू कर देंगे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से मैट्रिक्स में। ठीक है, तो जब फ्लो बैक कर रहे होते हैं तो उस दौरान जो एनर्जी आती है वो यूज़ होती है ATP के सिंथेसिस में। कि ये है हमारी इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इनर मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ है मैट्रिक्स, बाहर की तरफ है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो अक्रॉस द इनर मेम्ब्रेन हो रहे हैं। तो पहले क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चल रही होगी तो प्रोटॉन की पंपिंग होगी मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। तो क्या होगा कि इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में पीएच कम हो जाएगा और मैट्रिक्स में ज़्यादा हो जाएगा, तो एक पीएच ग्रेडियंट बन जाएगा अक्रॉस द इनर मेम्ब्रेन। क्योंकि सेल की टेंडेंसी होती है हर चीज़ को नॉर्मलाइज करना, तो उस नॉर्मलाइजेशन के लिए जो प्रोटॉन है वो दोबारा से रिटर्न होने लग जाएंगे मैट्रिक्स में। इस वजह से कुछ एनर्जी जनरेट होगी, या जो एनर्जी होगी इस प्रोसेस में वो यूज़ होगी ATP सिंथेसिस में, ऐसा बोला था पीटर मिशेल ने। अब जो ATP सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो है एक एंजाइम जिसका नाम है ATP सिंथेज, जिसको FOF1 कॉम्प्लेक्स भी बोला जाता है, ATP सिंथेज भी बोला जाता है और कॉम्प्लेक्स नंबर 5 भी बोला जाता है। अब ये जो ATP सिंथेज एंजाइम है इसमें दो यूनिट्स हैं इसकी। पहली है FO और दूसरी है F1। जो FO यूनिट है उसमें तीन सब यूनिट्स हैं, A, B और C। जो A सब यूनिट है उसकी एक ही कॉपी होती है, B की दो कॉपीज़ होती हैं और C की 9 से 12 कॉपीज़ तक हो सकती हैं। ये जो FO यूनिट होती है ये रिस्पॉन्सिबल होती है प्रोटॉन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, और क्योंकि ये जो यूनिट होती है ये ओलिगोमाइसिन सेंसिटिव होती है इसलिए इसको FO भी बोला जाता है। अब बात करते हैं F1 पार्टिकल की, यानी F1 यूनिट की, जो कि 5 सब यूनिट से मिलकर बनी हुई है। पहली आती है अल्फा सब यूनिट जिसकी 3 कॉपीज़ होती हैं, बीटा की भी 3 होती हैं, गामा, डेल्टा और एप्सिलॉन की एक एक कॉपीज़ होती हैं। यहाँ पर जो अल्फा सब यूनिट होती है वो रेगुलेटरी नेचर की होती है और बीटा जो होती है वो कैटालिटिक होती है, यानी
जो एटीपी की सिंथेसिस है वो बीटा सब यूनिट में होगी। पहले ये देखते हैं कि एटीपी सिंथेस किस तरीके का दिखता है। ये है एटीपी सिंथेस एंजाइम, जिसमें जो ये आप नीचे देख रहे हैं ये है एफओ पार्टिकल या एफओ यूनिट, और जो ऊपर की तरफ है वो है F1 यूनिट। तो जो एफओ यूनिट होती है वो एम्बेडेड होती है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, और जो F1 होता है वो रहता है मैट्रिक्स की तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है C सब यूनिट, ये है A सब यूनिट, B, डेल्टा, अल्फा, बीटा, गामा और एप्सिलॉन। तो इस तरीके से होता है F0 F1 एंजाइम या एटीपी सिंथेज। चलिए अब बात करते हैं हम मैकेनिज्म की जिससे एटीपी सिंथेसिस होता है। तो देखो, मैंने आपको ये बताया था कि जो बीटा सब यूनिट होती है वो ही रिस्पॉन्सिबल होती है एटीपी के सिंथेसिस के लिए। तो अगर हम F0 F1 एंजाइम को या एटीपी सिंथेसिस एंजाइम को टॉप से देखें तो जो उसका टॉप व्यू होगा वो कुछ इसी तरीके से होगा। क्योंकि हमें बीटा सब यूनिट की बात करनी है तो हमने अल्फा को यहाँ पे शो नहीं किया है, पर ऊपर से हम देखेंगे तो हमें बीटा और गामा ही दिखाई देंगे। होता ये है कि गामा सब यूनिट रोटेट करती है। क्या होता है, जो सी सब यूनिट है और जो ए सब यूनिट है वो रिस्पॉन्सिबल होगी प्रोटॉन की पंपिंग के लिए। मैंने आपको पीछे भी बताया था कि एफओ पार्टिकल प्रोटॉन की पंपिंग कराता है। तो क्या होता है कि सबसे पहले प्रोटॉन आता है ए में, फिर ए सब यूनिट उसको ट्रांसफ़र करती है सी में। तो इस वजह से क्या होता है, इस ट्रांसफ़र की वजह से क्या होता है, एक मूवमेंट जनरेट होता है सी में। इस मूवमेंट की वजह से, इस मोशन की वजह से जो है गामा तक वो मोशन पहुंचता है और एप्सिलॉन तक पहुंचता है, और गामा और एप्सिलॉन मिलके क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। क्योंकि अब जो गामा सब यूनिट है वो बीटा और अल्फा से लिंक्ड है, तो जैसे ही गामा रोटेट करेगा तो बीटा और अल्फा भी रोटेट करेंगे। तो अल्फा तो रेगुलेटरी है तो इसे हम कंसिडर नहीं करेंगे, हम बात करेंगे बीटा की। तो जैसे ही गामा रोटेट करता है तो बीटा सब यूनिट भी रोटेट करती है। तो उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही बीटा सब यूनिट रोटेट करती है तो उस रोटेशन से बीटा सब यूनिट की कॉन्फॉर्मेशन चेंज होती है। तो जो बीटा सब यूनिट है वो 3 टाइप की कॉन्फॉर्मेशन में पाया जाता है। सबसे पहला कॉन्फॉर्मेशन है ओपन कन्फर्मेशन, फिर आता है लूज एंड देन टाइट। तो जो ओपन कन्फर्मेशन है उसमें किसी के टूवर्ड्स भी एफिनिटी नहीं होती है। लूज कन्फर्मेशन जो है उसमें हर किसी के लिए क्या होती है, बहुत ही लूज एफिनिटी होती है। तो एडीपी और फॉस्फेट के लिए एक लूज एफिनिटी होती है और टाइट में एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है। तो जैसे ही जो गामा सब यूनिट होती है वो 120 डिग्री रोटेट करती है, तो जो कन्फर्मेशन है बीटा की ओपन वाली वो चेंज हो जाती है लूज में। तो फिर जैसे ही लूज में चेंज होती है तो एडीपी और फॉस्फेट आके बाइंड कर जाते हैं। तो इस टाइम पर जो एडीपी और फॉस्फेट है वो लूजली बाउंड रहते हैं लूज कन्फर्मेशन में। फिर जैसे ही अगला 120 डिग्री रोटेशन होता है तो लूज कन्फर्मेशन टाइट में चेंज हो जाता है और एडीपी और फॉस्फेट स्ट्रांगली बाइंड हो जाते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं एटीपी में। तो टाइट कन्फर्मेशन में एटीपी बन जाता है, और फिर जैसे ही अगला 120 डिग्री का रोटेशन होता है तो ओपन में हो जाता है और फिर एटीपी रिलीज हो जाता है। तो जो ये आप सेकंड डायग्राम देख रहे हैं इससे आपको सब समझ में आ जाएगा कि सबसे पहले एडीपी और फॉस्फेट आके बाइंड करते हैं लूजली, फिर जैसे ही टाइट कन्फर्मेशन होती है तो एडीपी और फॉस्फेट टाइटली बाउंड हो जाते हैं और एटीपी का सिंथेसिस हो जाता है। फिर नेक्स्ट में क्या होता है, जैसे ही ओपन कन्फर्मेशन आती है तो एटीपी रिलीज हो जाता है। तो ये है पूरी प्रोसेस एटीपी सिंथेसिस की, और इसको बोला जाता है बाइंडिंग चेंज मैकेनिज्म। तो इस तरीके से एटीपी सिंथेसिस होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एनर्जी का क्या रिलेशन है। तो क्या होता है कि जो ये रोटेशन हो रहा है ना गामा सब यूनिट का, ये हो ही रहा है उस एनर्जी की वजह से या उस फोर्स की वजह से जिसको बोला जाता है प्रोटॉन मोटिव फोर्स। यानी कि प्रोटॉन की पंपिंग से एक फोर्स जनरेट होता है, प्रोटॉन मोटिव फोर्स, उसी की वजह से गामा का रोटेशन होता है और फिर बीटा का रोटेशन होता है और बीटा का कॉन्फर्मेशन चेंज होता है और एटीपी का सिंथेसिस होता है। तो ये है पूरी स्टोरी। तो आई होप कि आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया हो कि एटीपी का सिंथेसिस क्या होता है, और इस पूरी प्रोसेस को जहाँ पर एटीपी का सिंथेसिस होता है उसी को ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बोला जाता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।